वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फिजिक्स के इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यानी वैद्युत चालन की चर्चा कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ये तीसरा चैप्टर है और इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यानी वैद्युत चालन की चर्चा करनी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सरल परिपथ भी इसमें पढ़ना है। किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इन सबको हम यहाँ पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा जिससे आप अपने परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध की चर्चा हमको आज करनी है। इस क्रम में विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता क्या होती है, कल चर्चा की गई थी। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। इसकी चर्चा करनी है हमको। तो विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा बराबर 1/ρ होता है और रो बराबर आपको बताया गया E/J, जबकि E क्या है? E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और J है धारा घनत्व। रो बराबर E/J और यहाँ से अगर हम यहाँ से रो का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 1/सिग्मा, यानी हो जाएगा 1/सिग्मा बराबर E/J, यानी J बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू E। तो J बराबर सिग्मा इंटू E और ये एक सदिश राशि है, इसको हम वेक्टर रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धारा घनत्व को हम विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व के बीच संबंध हुआ। धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओम के नियम की चर्चा की गई थी। ओम का नियम क्या है? यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें, ताप, दाब आदि न बदलें, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है। ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ हर जगह लागू नहीं होता है। जहां लागू होता है, जिन परिपथों में ओम का नियम लागू होता है उनको ओमीय परिपथ कहते हैं। यानी जहां पर ओम का नियम लागू होता है ऐसे परिपथ को हम ओमीय परिपथ कहते हैं। कुछ ऐसे परिपथ भी हैं जहां पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, माने जो विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती नहीं होता है, तो ऐसे परिपथ जो हैं उनको हम अनओमीय परिपथ कह देते हैं। तमाम प्रकार के जो अर्धचालक हैं वहां पर जैसे थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर, तापायनिक वाल्व आदि में ओम के नियम का पालन नहीं होता है, यानी वहां पर विभवांतर और धारा का अनुपात हमेशा नियत नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। तो अगर हम किसी अनओमीय परिपथ के किसी खंड की बात करें और उसके किसी खंड में वैद्युत विभवांतर के बीच स्मॉल चेंज ले लें डेल्टा V, और किसी के संगत धारा में जो परिवर्तन होता है डेल्टा I, तो डेल्टा V और डेल्टा I का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को हम गत्यात्मक प्रतिरोध कह देते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस कह देते हैं। इसी को हम R से, स्मॉल r से भी प्रदर्शित कर देते हैं। यद्यपि स्मॉल r को इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी प्रयुक्त किया गया है, तो ये हमारा गत्यात्मक प्रतिरोध हो जाता है। क्योंकि ये भी एक प्रतिरोध है, इसलिए इसका भी जो मात्रक होगा, SI यूनिट होगी, वो ओम ही होगी। तो ये क्या है? गत्यात्मक प्रतिरोध है। कैसे परिभाषित करेंगे? किसी अनओमीय परिपथ के किसी खंड के लिए विभवांतर में किए गए परिवर्तन डेल्टा V और संगत धारा में परिवर्तन डेल्टा I का अनुपात जो होगा वो गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाएगा, यानी डायनेमिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। और डेल्टा V/डेल्टा I इसका मान होगा। मात्रक उसी प्रकार से जैसा कि सभी प्रतिरोधों का मात्रक होता है, वैसे इसका भी मात्रक ओम ही होगा। बात करते हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध ताप पर कैसे निर्भर करता है, इसकी बात करनी है। तो प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता पढ़ने के लिए हमको ये जानना होगा कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है।
और इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता कैसे निर्भर करता है। R बराबर ml बटा ne² A टाउ, ये आपको फार्मूला बताया गया। इसके पहले वाला लेक्चर देखिए, वहां पर इसका डेरिवेशन आपको बताया गया है। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं और L/A। इस प्रकार से R का मान हमारे पास ये होता है। यहाँ पर हम जो क्वांटिटी है वो देख लें क्या है। L क्या है, तार की लंबाई है, चालक तार की लंबाई है। A चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद है। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। N धातु में यानी पदार्थ में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और टाउ रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल है। अब यहाँ पर अगर हम ओम के नियम की बात करें तो जो ये सारे मान हैं ये सब कांस्टेंट वैल्यू हैं, केवल हमारे पास टाउ बचता है। कैसे, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n नियत रहेगी, L लंबाई है वो नियत रहेगी, A अनुप्रस्थ परिच्छेद है वो भी नियत रहेगा, केवल टाउ बच रहा है। यानी यहाँ से हमको एक फार्मूला मिलता है या जो डिपेंडेंसी का फार्मूला है कि रेजिस्टेंस रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस रिलैक्सेशन टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ, टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर अगर हम टाउ के व्युत्क्रमानुपाती की बात करें, यानी R का मान टाउ के व्युत्क्रमानुपाती है। और टाउ किस पर निर्भर करता है, टाउ है क्या, श्रांति काल है। दो क्रमागत टक्करों के बीच यानी इलेक्ट्रॉन की जो धन आयनों से टक्कर होती है तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा हुआ औसत समय है यानी दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच का औसत समय श्रांति काल कहलाता है। और श्रांति काल जो है वो माध्य मुक्त पथ और वर्ग माध्य मूल चाल पर निर्भर करता है। श्रांति काल टाउ बराबर एक तरीके का समय है तो दूरी बटा चाल, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मीन फ्री पाथ लैम्डा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS। तो जो टाउ का मान है, रिलैक्सेशन टाइम है, वो लैम्डा और VRMS के अनुपात के बराबर होगा। यानी यहाँ पर जब R की बात हम करेंगे तो R क्या हो जाएगा, R समानुपाती हो जाएगा VRMS/लैम्डा। टाउ है लैम्डा बटे VRMS, इसलिए R समानुपाती हो जाएगा VRMS/लैम्डा। अब R डिपेंड करता है वर्ग माध्य मूल चाल और लैम्डा के मान पर। अब अगर हम ताप बढ़ाने की बात करें, जैसा कि प्रश्न हमारा है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, अगर हम ताप बढ़ाएंगे चालक तार का या जो भी हमारे पास तार है चालक तार, उसका अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं VRMS समानुपाती रूल की। टेम्परेचर के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब हम तार का ताप बढ़ाएंगे तो उसके अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ जाएगी और जो मीन फ्री पाथ है वो घट जाएगा। मीन फ्री पाथ घटेगा और वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ेगी। इन दोनों का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। केवल समझने वाली बात है, यहाँ पर कुछ भी रटना नहीं है। आप लिखेंगे तार का प्रतिरोध R बराबर इतना, ये इंटू L/A, L A M N E सब कांस्टेंट राशियां हैं, केवल टाउ बच रहा है। R समानुपाती 1/टाउ हो गया और टाउ बराबर दूरी बटा चाल यानी लैम्डा बटे VRMS। लैम्डा मीन फ्री पाथ है और VRMS वर्ग माध्य मूल चाल। वर्ग माध्य मूल चाल की बात करें तो हम जब किसी तार का या किसी चालक तार का ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ जाती है, क्योंकि VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। जो परम ताप है, केल्विन ताप है, केल्विन टेम्परेचर है, उसके रूट के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ताप के बढ़ने पर वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ेगी और लैम्डा का मान घट जाएगा, और इन दोनों परिस्थितियों में जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा, यानी तार के प्रतिरोध का मान ताप के बढ़ने पर बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो रो बराबर आर एल बटा ए, रो बराबर आर ए बटा एल, रो बराबर आर ए बटा एल। तो आर चूंकि बढ़ रहा है इसलिए रो भी बढ़ेगा, प्रतिरोध के बढ़ने पर, ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा तो निश्चित रूप से विशिष्ट चालकता घट जाएगी, क्योंकि सिग्मा बराबर 1/2 होगा। 3 सवाल यहाँ पर बन रहे हैं। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ताप के बढ़ने पर विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ताप के बढ़ने पर विशिष्ट चालकता घट जाती है, क्योंकि वो विशिष्ट प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण सिग्मा का मान रो के घटने पर बढ़ेगा और रो के बढ़ने पर घटेगा। क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पर रो बढ़ रहा है, इसलिए सिग्मा का मान रो के बढ़ने के कारण घट जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत चालकता है वो कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर एक फार्मूले की बात की गई, अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 कहें तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 + अल्फा टी, RT बराबर R0 1 + अल्फा टी, जबकि अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है, और इसका मान सभी धातुओं के लिए लगभग 1/273 होता है। यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो R0 और 273 धन T और बटा 203, यानी R0/273 × T। R0 को हम लगभग कांस्टेंट क्वांटिटी मान लेते हैं, यानी RT जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, जो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये बात हुई प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता की। आप इसको नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, बस आपको वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखना होगा। जो भाषा हमने बताई है आप लिखते चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ तक पहुँच जाएंगे और नीचे लिख देंगे। इस प्रकार प्रतिरोध परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिरोधकता तार के ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, या लगभग अनुक्रमानुपाती। ये बात हो गई आपकी प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता की। इसी क्रम में अगला जो हमारा टॉपिक होगा वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। वैद्युत ऊर्जा और शक्ति क्या चीज है? वैद्युत ऊर्जा माने जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। वैद्युत ऊर्जा का आशय, जो वैद्युत ऊर्जा बैटरी का जब हम उपयोग करते हैं, तार के सिरों को जब बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो निश्चित रूप से धारा का प्रवाह होगा, और इस प्रकार से धारा के इस प्रवाह में इलेक्ट्रॉन धन आयनों से बार बार टकराते हैं, और इस प्रकार बैटरी से ली गई ऊर्जा क्षय होती रहती है। तो जब हम बैटरी से क्षय ऊर्जा की गणना करते हैं तो जो ऊर्जा निकलती है उसी को हम एक तरीके से वैद्युत ऊर्जा कह सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि किसी तार में I एम्पीयर की धारा बह रही है और T सेकंड तक बह रही है, तो उसमें जो प्रवाहित आवेश होगा, यानी आवेश बराबर Q बराबर I × T होता है। अगर विभवांतर V स्थापित होता है तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य W बराबर QV होता है और IT × V यानी VIT, और यही कार्य उसकी ऊर्जा हो जाती है। इसी कार्य को हम, जो बैटरी द्वारा किया गया कार्य है, इसे ही हम ऊर्जा कह सकते हैं। और ये गणना जो है हमारी वो जूल में होगी। यदि तार का प्रतिरोध R हो
तो V बराबर आई आर होता है, यानी W बराबर हो जाएगा आई आर आई टी, यानी आई स्क्वायर आर टी। एक फार्मूला यहां से हम और लिख सकते हैं, आई बराबर V बटे आर होता है, तो V स्क्वायर बटे आर इंटू, ये भी हमारा एक जनरल फार्मूला होगा। और ये जो मान है ये सब हमको जूल में प्राप्त होगा। अब अगर हमको उष्मा निकालनी है तो उष्मा चूंकि कैलोरी में लिखी जाती है, इसलिए हम H को W बटा 4.18 या 4.2 लिख सकते हैं, और ये जो मान होगा वो कैलोरी में प्राप्त होगा। तो W के ये मान रख के, यानी W को हम अगर 4.18 या 4.2 से भाग दे दें तो जो मान हमको प्राप्त होगा वो मान कैलोरी में, यानी तार में उत्पन्न उष्मा प्राप्त होगा। अगर इसी क्रम में वैद्युत शक्ति की बात की जाए तो वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की जो दर होती है उसी को हम वैद्युत शक्ति कहते हैं, यानी वैद्युत शक्ति पावर W/T होगा। W/T होगा तो W के ये मान रख दिए जाएं तो हमको P का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी VI, V स्क्वायर अपान R और I स्क्वायर R। ये सब मान जो होंगे ये वाट में होंगे और इसी को हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। यानी किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की जो दर है उसी को हम वैद्युत शक्ति कह सकते हैं, और इसको P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर W/T। और P का जो मात्रक होगा आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, P का मात्रक वाट होता है, तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किलोवाट घंटा क्या है। जैसे ये वाट लिखा है ऐसे 1 किलोवाट होता है। 1 किलोवाट माने 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट 10⁻6 वाट। और इस प्रकार से और मात्रक लिखे जा सकते हैं। एक बहुत चर्चित मात्रक आप पढ़ चुके हैं छोटी कक्षाओं में, एक अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। प्रायः इंजनों की शक्ति इसी में लिखी जाती है, 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। लेकिन यही एक महत्वपूर्ण बात आती है कि किलोवाट घंटा क्या है। आप थोड़ा सोचें कि किलोवाट घंटा क्या हो सकता है, किस राशि का मात्रक। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सोचने की जरूरत है। 1 वाट बराबर बताया गया 1 जूल प्रति सेकंड, यानी हम वाट को क्या लिखते हैं, जूल बटा सेकंड लिखते हैं। तो वाट सेकंड क्या होगा, जूल। यानी वाट सेकंड किसका मात्रक है, जूल का मात्रक। वाट सेकंड ऊर्जा का मात्रक हो गया। वाट सेकंड का व्यवहार वही है जो जूल का है, और जूल क्या है, कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। तो चूंकि जूल ऊर्जा का मात्रक है इसलिए वाट सेकंड भी ऊर्जा का ही मात्रक होगा। अब किलोवाट घंटा क्या है, किलोवाट घंटा, जो सेकंड है वही घंटा है और जो वाट है वही किलोवाट है। कैसे, वाट शक्ति का मात्रक है, किलोवाट भी शक्ति का मात्रक है। किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। और समय का मात्रक सेकंड है, घंटा भी समय का मात्रक है, 3600 सेकंड। तो वाट सेकंड चूंकि ऊर्जा का मात्रक है इसलिए निश्चित रूप से किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का ही मात्रक होगा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा को मापने की एक इकाई है, जिसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में यूनिट कह देते हैं। एक यूनिट का जो आशय है वो 1 किलोवाट घंटा से ही है। जो हमारा व्यय वैद्युत ऊर्जा का जो हमारा घरों में हमारे बिजली का बिल आता है वो यूनिट में ही आता है। हम कहते हैं कि हमने 100 यूनिट बिजली खर्च की, और 100 यूनिट बिजली का मूल्य जो है वो लगभग 600 रुपए के आसपास है। 6 रुपए प्रति यूनिट का रेट अगर हम दे रहे हैं तो 100 यूनिट बिजली का रेट 600 रुपये होगा। अब हम बात करते हैं कि किलोवाट घंटा क्या है।
किलोवाट घंटा, जैसा कि अभी हमने देखा किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, बड़ा मात्रक है। व्यय वैद्युत ऊर्जा को हम किलोवाट घंटा में मापते हैं और किलोवाट घंटा को अगर हमको निकालना हो कि कैसे क्या होगा, ये 1 किलोवाट क्षमता, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, माने 1 यूनिट ऊर्जा क्या है, 1 किलोवाट क्षमता का कोई इंजन, कोई मशीन 1 घंटे तक अगर हम उपयोग में लाएं तो जो व्यय वैद्युत ऊर्जा है वो 1 यूनिट होगी। 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ, अगर हम 100 वाट के 10 बल्ब लगा दें तो 1 किलोवाट हुआ। 100 वाट क्षमता के बल्ब आते हैं, वो 10 बल्ब अगर हम जला दें एक साथ और 1 घंटे तक जलता रहे तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी, यानी उसका मूल्य हम 6 रुपया देंगे। 1 यूनिट वह ऊर्जा की मात्रा है जो 1 किलोवाट क्षमता वाले किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, यानी 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 घंटे में 1 किलोवाट क्षमता वाले किसी परिपथ में व्यय होती है। व्यय वैद्युत ऊर्जा का मान 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट घंटा होगा। और 1 किलोवाट घंटा का मान अगर हम ज्ञात करें, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट माने 1000 वाट और घंटा माने 3600 सेकेंड। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 3.6 2 3 2 5 और 1 अंक यहाँ लगा रहे हैं, यानी 10⁶ वाट सेकेंड। और अभी इसके पहले हमने बताया कि वाट सेकेंड को हम जूल कहते हैं, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल, यानी 1 यूनिट का मतलब हुआ 3.6 × 10⁶ जूल। अगर यूनिट की संख्या ज्ञात करनी है, यूनिट की संख्या अगर हमको ज्ञात करनी है तो हम वाट ले लें और गुणे घंटा ले लें और बटा 100 बटा 1000 वाट गुणे घंटा बटा 1000 अगर कर दें तो हमको यूनिट की संख्या मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यूनिट बराबर होता है किलोवाट घंटा। वाट को जब हम 1000 से भाग करेंगे तो हमको किलोवाट मिल जाएगा और ये घंटा लिखा। हमारे घर में कितना वाट खर्च हो रहा है, कितने वाट के इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, ये सब हम जोड़कर और कितने घंटे खर्च कर रहे हैं उस घंटे से गुणा करके 1000 से भाग दे दें तो हमको ऊर्जा की मात्रा मिल जाएगी कि कितने यूनिट बिजली हम खर्च कर रहे हैं, कितने यूनिट बिजली जला रहे हैं। तो किलोवाट घंटा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि किलोवाट घंटा क्या है, इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, या ये कह सकते हैं कि किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये बात हुई किलोवाट घंटा की। 1 नंबर का इस टॉपिक से बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि कार्बन प्रतिरोध और उसका वर्ण कोड, इस पर एक क्वेश्चन मिल सकता है न्यूमेरिकल का, 1 नंबर का होता है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं वहाँ पर प्रायः जो प्रतिरोध के मान हैं बहुत उच्च प्रतिरोधों की जरूरत होती है और वो उच्च प्रतिरोध किलो ओम या मेगा ओम में होते हैं। हमने इसके पहले अभी चर्चा की कि किलो ओम और मेगा ओम में प्रतिरोध कैसे हो सकते हैं। 1 किलो ओम बराबर 10⁻³ ओम, 1 मेगा ओम बराबर 10�6 ओम। इसके पहले वाले लेक्चर को आप देखिए, वहाँ प्रतिरोध की बात की गई है, वहाँ हमने इसकी चर्चा की है। तो जो ये प्रतिरोध हैं, ये प्रतिरोध उच्च कोटि के प्रतिरोध बनाना, धात्विक चालकों से बनाना बहुत असुविधाजनक होता है और इसके लिए हमको बहुत लंबे तार की आवश्यकता होगी, क्योंकि R समानुपाती L होता है। तो R समानुपाती L होता है, इसलिए बहुत लंबे तार की जरूरत होगी और वो लंबा तार लेने पर हमारे लिए बहुत बड़ी असुविधा हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, अर्धचालकों से हम प्रतिरोध बनाते हैं और उचित अर्धचालक पदार्थ के रूप में हम कार्बन का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बन का प्रयोग करके हम जो प्रतिरोध बनाते हैं वो कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। और इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए वर्ण का कोड है और वो प्रतिरोध हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, R बराबर AB गुणे 10⁻⁶ ± d%। अब यहाँ जानने की जरूरत है
कि ए क्या है, बी क्या है, डी क्या है, सी क्या है। इसके लिए कार्बन प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करने के लिए वर्ण कोड हम प्रयुक्त करते हैं और उन वर्ण कोडों में 4 अलग अलग रंगों की वलयाकार पट्टियां होती हैं। एक ये है अगर प्रतिरोध, तो इस पर 4 वलयाकार पट्टियां लगी होती हैं और उन पट्टियों को हम क्रमशः ए, बी, सी और डी से प्रदर्शित करते हैं। जो पहली 3 पट्टियां होती हैं ए, बी और सी, इस पर अगर 4 पट्टियां ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी, तो जो पहली 3 पट्टी है यानी ए, बी और सी, वो रंग को यानी प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करती है। यानी पहली 3 पट्टियां प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करती हैं और जो चौथी पट्टी है यानी डी, वो परसेंटेज ऑफ रियलाइबिलिटी यानी सहनशीलता को या विश्वसनीयता को प्रदर्शित करती है। अब हम ए, बी, सी, डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक टेबल है और आप बहुत ढंग से यहाँ देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। बी, बी, आर, ओ, वाई, जी, बी, वी, जी और डब्ल्यू, ये हमारा जो क्रम हुआ इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे क्रम से जो 10 संख्याएं हैं वो हो गई। अब यहाँ बात आती है कि ये जो मान है ये बी, बी का क्या मतलब है, तो जो बी पहला लिखा है इसका मतलब है ब्लैक, ब्लैक यानी काला, और फिर बी लिखा है तो ब्राउन यानी भूरा। ये बात आप इसी क्रम में याद रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन करना और सवाल का हल ज्ञात करना आसान हो जाएगा। रेड यानी लाल, ऑरेंज यानी नारंगी, और फिर येलो यानी पीला, फिर ग्रीन यानी हरा, और फिर बी से ब्लू यानी नीला, और बी से वायलेट यानी बैगनी, और जी से ग्रे यानी स्लेटी, और डब्ल्यू से वाइट यानी श्वेत। इस प्रकार से ये सभी रंग हो जाते हैं, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, बैगनी और स्लेटी और फिर सफ़ेद। तो इस तरीके से इनका जो क्रम है वो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब कहीं पर अगर गोल्ड है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर या बॉडी कलर, बॉडी कलर, तो इनके लिए क्रमशः हम 5%, 10% और 20% का प्रयोग करते हैं। 5%, 10% और 20%, प्लस माइनस हम यहाँ से देखेंगे। ये हमको डी का मान देगा। ये जो टेबल हमारी बनी है ये डी के मान के लिए है, और जो ये टेबल बनी है इनसे हम ए, बी और सी का मान ज्ञात करेंगे। अब इनको याद करना थोड़ा सा कठिन काम है, तो उसको आप देखें कैसे याद करते हैं। बी से ब्लैक 0, बी से ब्राउन यानी भूरा 1, ये तो क्रम याद ही रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सबको याद रहेगा, गिनती ही लिखी है, कुछ अलग नहीं लिखा है। इसको याद करना थोड़ा कठिन है, और जब तक ये नहीं याद होगा तब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे याद? बी, बी, रॉय, जी फॉर गुड, बी फॉर बॉय, बी फॉर वेरी, जी फॉर गुड और डब्ल्यू फॉर वाइफ। यानी आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बी, बी, रॉय, बी, बी, रॉय, बी, बी, आर, ओ, वाई, रॉय, और फिर जी फॉर गुड,
और फिर बॉय, बी फॉर बॉय, वी फॉर वेरी और जी फॉर गुड और वाइफ। बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके हो गए और इनको आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप ये याद कर लेते हैं, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन यानी हरा और बी फॉर ब्लू यानी नीला, वी फॉर वायलेट यानी बैंगनी, जी फॉर स्लेटी यानी ग्रे और डब्ल्यू फॉर व्हाइट यानी सफेद। और इस क्रम को आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अब अगर हमको कोई प्रतिरोध ज्ञात करना है, जैसे हम देखें कि यदि रंगों का क्रम है, रंगों का क्रम कौन सा क्रम, वही ABC जो दिया है वो रंगों का जो क्रम है, उस क्रम में अगर येलो 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 वाइट गोल्ड है तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये एक प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अब हम यहाँ पर प्रतिरोध की 4 पट्टियां दी हुई हैं, येलो येलो वाइट गोल्ड। तो येलो के लिए कौन होगा, फिर येलो के लिए कौन होगा, फिर वाइट के लिए कौन होगा, फिर गोल्ड के लिए कौन होगा। आर का जो मान होता है वो क्या है, AB गुणे 10 की घात C ओम और प्लस माइनस d%। ये हमारा होता है। तो यहाँ पर हम इस क्रम को लिखेंगे, येलो फिर येलो और फिर वाइट और गोल्ड। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C और B। आप इनको इसी क्रम में ऐसे लिख लेंगे। अब येलो माने वाई माने 4, यहाँ 4 हो गया, फिर येलो है फिर 4 हो गया और वाइट माने 9 यानी C का मान 9 हो गया और गोल्ड माने 5 हो गया। अब आप ये सब मान उठा के यहाँ रख देंगे, 4 फिर 4 गुणे 10 की घात 9 प्लस माइनस 5%। यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है, ये 4 का मतलब कहीं भी 16 नहीं हुआ ना 8 हुआ, 4 का मतलब ये 44 हुआ। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा 44 गुणे 10 की घात 9 ओम प्लस माइनस 5%। कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से दे दिया है, एक प्रश्न है R बराबर 47 गुणे 10 की घात, कुछ लिख लीजिए, 47 गुणे 10 की घात 6 प्लस माइनस 5%। तो रंगों का क्रम क्या होगा, रंगों का क्रम क्या होगा, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बहुत आसान है। R बराबर आप लिखिए 47 गुणे 10 की घात 6 प्लस माइनस 5%। R हो गया। और हमारे पास R होता क्या है, AB गुणे 10 की घात C प्लस माइनस 5%। यानी A बराबर 4, B बराबर 7, C बराबर 6 और D बराबर 5%। अब 4 क्या है, 4 क्रम है हमारा येलो के लिए, यानी जो क्रम हो गया वो हो गया येलो। 7 क्या है वायलेट के लिए, यानी BIO या EG वायलेट हो गया। 6 है ब्लू के लिए, यानी हमारा हो गया ब्लू। और 5 है गोल्ड के लिए, तो जो हमारा रंगों का क्रम हो जाएगा, यानी क्रम क्या होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं क्रम येलो वायलेट ब्लू गोल्ड, येलो वायलेट ब्लू गोल्ड, ये हमारा क्रम हो जाएगा, गोल्ड होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। बहुत आसान है करना, आप इसको फॉलो करें और इस तरीके को अगर आप अपनाएंगे तो इस तरीके का जो प्रश्न आना है वो कतई गलत नहीं होगा। BBROY GBVGW यानी B रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ,
इसका आप फॉलो करें तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न 1 नंबर का सॉल्व हो जाएगा। इस टॉपिक में प्रतिरोधों का संयोजन बताना है और कुछ अंकित प्रश्न बताएंगे। उसके बाद हम सरल परिपथ की चर्चा करेंगे, इसी चैप्टर का टॉपिक है एनसीईआरटी के आधार पर। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा जिससे आप आसानी से अपने पाठ्यक्रम को तैयार कर सकते हैं। अगर आपने स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमारे चैनल पर अवेलेबल कंटेंट का बेहतर लाभ ले पाएं। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें अपने मित्रों में, आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या जो भी जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं आप उनमें शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ और हमारे चैनल पर बने रहिए।